सॉरी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी हॉल बाय नीरज केसी में मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए मैं आपको आज प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंस है। एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो या कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स दो शब्द मैं कहता हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। फ्रेंड्स अगर आप अपने आप पर भरोसा रखते हैं तो कोई भी चीज़ संभव है आपके लिए। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। फ्रेंड्स इस तरह के वीडियोस जो है सो मैं आपके लिए लगातार लेकर के आऊँगा और जो एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स आइए प्राचीन भारत का इतिहास का संपूर्ण निचोड़ मैं आज 100 क्वेश्चन के माध्यम से आपके सामने रखूँगा। तो इस सेशन में आप अंत तक बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और अधिक से अधिक शेयर करें। तो फ्रेंड्स आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत का इतिहास में सबसे फर्स्ट है हमारा पत्थर के औजार सबसे पहले किस काल में पाए गए थे? तो ये पाए गए थे पूरा पाषाण काल में। तो फ्रेंड्स पूरा संपूर्ण पाषाण काल जो है वो पाषाण युगीन की जो संस्कृति है वो 3 भागों में विभक्त था। पहला तो पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल में विभक्त था। इतिहास के आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल एवं उसके बाद के काल को मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के नाम से जाना जाता था। पूरा पाषाण काल में औजार पत्थर के जो औजार है वो सबसे पहले पाए गए थे और लघु पाषाण जो है वो पत्थर के औजार होते थे। नेक्स्ट है हमारा शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शिलालेख का अध्ययन फ्रेंड्स पुरालेख शास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पुरालेख शास्त्र। और बुर्ज होम से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं या किस राज्य में स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में स्थित है। और भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो काफ़ी ऐतिहासिक है। किस लिए है? तो वो गुफा चित्रों एवं भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है, इसलिए भीमबेटका की गुफाएं काफ़ी प्रसिद्ध भी है। नेक्स्ट है हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये किए थे दयाराम साहनी ने। किसने किए थे? दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो फ्रेंड्स वो था कांस्य युगीन सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा स्थल लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। यह किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये था भोगवा नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका? तो वो थी भाव चित्रात्मक लिपि थी। उस समय प्राचीन समय में लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग चित्र के माध्यम से ही अपने संस्कृति को बचा करके रखते थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल धौलावीरा जो कच्छ का रण गुजरात में स्थित है, यहाँ से उन्नत जल प्रबंधन के प्रमाण प्राप्त हुए। क्वेश्चन करता है फ्रेंड्स कि उन्नत जल प्रबंधन के प्रमाण जो है सो कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है हमारा धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो धौलावीरा जो है सो लूनी नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो वे करते थे पशुपति की पूजा। और एक सिंग वाला जो सांड है वहाँ पे उसका चित्र मिलता है। नेक्स्ट है विशाल स्नानागार जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका, ये कांसे की बनी मूर्ति थी और यह कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो वो थी नगर नियोजन की व्यवस्था। सिंधु घाटी में जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, वो आपस में समकोण पर आकर के मिलते थे। नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। यह जो इसकी खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो ये राखलदास बनर्जी ने की थी। फ्रेंड्स पूछता है कि मृतकों का टीला ये किस सभ्यता में था? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो सभ्यता में थी। नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदड़ो का अन्नागार जिसे ग्रेट ग्रेनरी कहा जाता था, यह सबसे बड़ा भवन था। पूछता है फ्रेंड्स कि सबसे बड़ा भवन मोहनजोदड़ो का क्या था? तो वो ग्रेट ग्रेनरी था।
नेक्स्ट है मिट्टी के पात्र सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो वो प्राप्त हुए थे कालीबंगा से। नेक्स्ट है तांबे का प्रयोग सबसे पहले किनके द्वारा किया गया था, तो तांबे का प्रयोग सबसे पहले वैदिक लोगों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था, तो वो था दूध और इसके उत्पाद। दूध से बने जितने भी सारे भोजन होते थे वो वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था। नेक्स्ट है वैदिक युग में राजा द्वारा जनता से वसूले गए कर क्या कहलाते थे, तो वो कहलाते थे बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन किस में मिलता है, तो ये मिलता है बृहदारण्यकोपनिषद में। क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि गार्गी द्वारा चुनौती किसे दी गई थी, तो याज्ञवल्क्य को दिया गया था। और ये दोनों का संवाद का वर्णन किस में मिलता है, तो संवाद का वर्णन मिलता है बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। फ्रेंड्स एक और था, उस समय ही एक दशराग युद्ध हुआ था जो प्रसनी नदी रावी नदी के तट पर है, यानी प्रसनी नदी ही रावी नदी का पुराना नाम है, जिस पर लड़ा गया था। उसमें सुदास और दास के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें सुदास लोग विजयी हुए थे। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये लिया गया था मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट है श्रीमद् भगवद गीता किस ग्रंथ का भाग है, तो ये है महाभारत का भाग है। किस वेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। फ्रेंड्स सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार एवं विश्व शब्द का प्रयोग 170 बार हुआ था। तो फ्रेंड्स कहता है कि जन शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कितने बार किया गया था, तो वो था 275 बार। और विश्व शब्द का प्रयोग कितने बार किया गया था, तो वो किया गया था 170 बार किया गया था। एक और क्वेश्चन है फ्रेंड नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में मिलता है, तो ये मिलता है कठोपनिषद में मिलता है। किस में मिलता है, तो कठोपनिषद में मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किस नदी को माना गया है, तो ये माना गया है सरस्वती नदी को। और उत्तर वैदिक काल की अवधि कब से कब तक माना जाता है, तो ये माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। नेक्स्ट है किन्हें जैन धर्म के प्रवर्तक संस्थापक प्रथम तीर्थकर माना जाता है, तो ये माना जाता है ऋषभदेव को। ये जैन धर्म के प्रवर्तक संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर माने जाते थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये महावीर स्वामी जी को माना जाता है। और महावीर स्वामी जी का निर्वाण कहाँ पे मिला था, तो वो पारसनाथ में मिला था। नेक्स्ट है हमारा जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम। नेक्स्ट है जैन धर्म के पंच महाव्रतों में पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य किनके द्वारा जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था महावीर स्वामी जी के द्वारा। और महावीर स्वामी जी ने अपनी जो शिक्षा है वो प्राकृत भाषा में दिए थे। नेक्स्ट है हमारा दिलवाड़ा का मंदिर जैन समुदाय का पवित्र स्थल है, यह कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स ये माउंट आबू में स्थित है। और माउंट आबू कहाँ है, तो राजस्थान में है। नेक्स्ट महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्ति सन 468 ईसा पूर्व में वर्तमान राजगीर के समीप पावापुरी में हुआ था। और कितने वर्ष के थे, तो वे 72 वर्ष के थे। और 72 वर्ष की उम्र में स्वामी जी का निधन हो गया था। और ये निधन कहाँ हुआ था, तो मल्ल राजा षष्ठीपाल के राजप्रसाद में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न है जो जैन धर्म से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जो है ये त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, तो ये संबंध है जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों के द्वारा करवाया गया था, तो ये करवाया गया था चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट कलिंग नरेश खारवेल उद्यंत चंदेल शासकों राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष आदि कौन से धर्म को मानने वाले थे, तो ये जैन धर्म मानने वाले प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट है कर्नाटक के जैन मठ क्या कहलाते थे, तो कर्नाटक के जैन मठ बसदी कहलाता था। क्या कहलाता था, तो बसदी कहलाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, इसे आप याद रख लीजिए। कर्नाटक का जैन मठ क्या कहलाता था, तो बसदी कहलाता था। नेक्स्ट है हमारा
कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी की व्याख्या की गई है। यह किनके द्वारा रचित था? तो ये भद्रबाहु के द्वारा रचित था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर कब हुआ था? तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है, बुद्ध का जन्म शाक्य वंश, क्षत्रिय वर्ण तथा गौतम गोत्र में हुआ था। उनका लालन पालन उनकी वी माता, मतलब सौतेली माता जो होती है वो वी माता होती है, वो गौतमी द्वारा, प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था। बुद्ध को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? तो बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया और यह घटना क्या कहलाती? ये घटना कहलाया महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण गौतम बुद्ध का गृह त्याग की घटना है। और 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा का दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की घटना जो है सो संबोधीय निर्वाण कहलाता है। तो फ्रेंड्स, बुद्ध की मृत्यु की परिघटना क्या कहलाता है? बुद्ध की मृत्यु की घटना जो है वह महापरिनिर्वाण कहलाता है। नेक्स्ट है, 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? संबोधि निर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने को क्या कहा जाता है? तो वो उपसंपदा कहलाता है। फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में है कि आप ऐसे ही प्रवेश नहीं ले सकते हैं। उसमें होता क्या है कि कुछ मानदंड है जिसको आपको पूरा करना है। वो पूरा करने के बाद ही आप बौद्ध संघ में प्रवेश ले सकते हैं। नेक्स्ट है, बिंबिसार, प्रसेनजीत, अशोक एवं उदयन किनके अनुयायी थे? तो ये फ्रेंड्स थे गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। नेक्स्ट है हमारा, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में तथा महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में हुआ था। इसी प्रथम बौद्ध संगति में सूत पिटक एवं विनय पिटक की रचना हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इसमें एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन है। ये पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था, किनके शासनकाल में हुआ था, किनकी अध्यक्षता में हुआ था, कहाँ हुआ था, और इस संगति में ही सूत पिटक एवं विनय पिटक की रचना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में साबाकामी की अध्यक्षता में और वैशाली में हुआ था। तो बौद्ध धर्म जो है अस्थवीर एवं महासांगिक में विभाजित हो गई थी। तो ये पूछता है फ्रेंड्स कि बौद्ध धर्म कब 2 भागों में विभाजित हो गई थी, एक अस्थवीर एवं महासांगिक में, जो वे 383 ईसा पूर्व के द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, तृतीय बौद्ध संगति, ये हुआ था 251 ईसा पूर्व में। और किनके शासनकाल में? तो अशोक मौर्य के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिस्य थे और पाटलिपुत्र में हुआ था। इसमें अभिधम पिटक की रचना हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि अभिधम पिटक की रचना कब हुई थी? तो ये तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में हुई थी। तथा संघ भेद को रोकने के लिए, संघ में जो भेद है उनको रोकने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। तो ये भी तृतीय बौद्ध संगति में ही बनाए गए थे। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है सो प्रथम सदी ईसा पूर्व में कनिष्क के शासनकाल में, उस समय 2 अध्यक्ष थे, एक वसुमित्र और एक अशोघोष। ये दोनों की अध्यक्षता में कश्मीर में हुआ था। इसमें विभात शास्त्र नामक टीका संकलित किया गया था। और बौद्ध धर्म जो है सो 2 संप्रदाय में बट गया था। पहले तो 2 भागों में बटा था, अब 2 संप्रदाय में बट गया। एक संप्रदाय था हीनयान और दूसरा था महायान में बट गया था। नेक्स्ट है हमारा, आर्यों को जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो ये था मैक्स मुलर। कौन था? मैक्स मुलर। नेक्स्ट है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो वो अंग किया जाता है। ये जैनियों के द्वारा पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक वर्ड है जो अंग है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम बौद्ध धर्म ने ही स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। पहले क्या था कि स्त्रियों को धार्मिक सम्मेलन में सम्मिलित होने का अनुमति नहीं था, शूद्रों को अनुमति नहीं था। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म के लोगों ने ही स्त्रियों और शूद्रों को धार्मिक सम्मेलनों में सम्मिलित होने के लिए छूट प्रदान किया।
नेक्स्ट है हमारा प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो ये किया गया था पाली भाषा में। और गौतम बुद्ध के द्वारा 4 अन्य भाषाओं में भी रचनाएं की गई है और उपदेश दिए गए हैं। ब्राह्मी लिपि, खरष्टी लिपि, ग्रीक लिपि, अरमाइक लिपि, ये चारों लिपि में रचनाएं की गई है। नेक्स्ट है हमारा धातु से बने सिक्के सबसे पहले किस काल में प्रकट हुए थे? तो ये प्रकट हुए थे बौद्ध काल में। फ्रेंड्स, धातु के जो सिक्के हैं इसका खोज जो है सो सबसे पहले बौद्ध काल के सिक्कों में ही मिलता है। नेक्स्ट है हमारा बौद्ध धर्म अनईश्वरवादी और अनात्मवादी है। इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स कि निर्वाण क्या है? तो निर्वाण इच्छाओं पर काबू पाना ही निर्वाण है। नेक्स्ट है हमारा भरहुत किस धर्म से संबंधित है? तो ये है हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो धमेक स्तूप, ये स्टार मार्क कर लीजिए फ्रेंड्स, ये धमेक स्तूप जो है सो सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के वैशाली जिले में स्थित है। और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाता था? तो गौतम बुद्ध को और जो है सो शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता था, और इसलिए कि ये क्योंकि ये शाक्य गण से संबंधित रखते थे। नेक्स्ट है हमारा बुद्ध के जन्म के समय पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसका उल्लेख हमें किस निकाय से पता चलता है? तो ये अंगुत्तर निकाय से पता चलता है। क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि बुद्ध के जन्म के समय भारत कितने महाजनपदों में बटा हुआ था? तो वो था 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। नेक्स्ट हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो इसने अपनी राजधानी जो है सुग्रीवब्रज को बनाया था। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे उज्जैन ने। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उज्जैन ने की थी। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये नागदशक था। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्धन था। नेक्स्ट है नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। और नंद वंश का अंतिम शासक जो है सो घनानंद था। ग्रीक लेखकों ने इन्हें क्या कहा था? तो ग्रीक लेखकों ने इन्हें अग्रमीज एवं जेंड्रोमीज कहा था। नेक्स्ट है सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को हाइडेस्पेसिस का युद्ध कहा जाता है। ये जो है सो वितस्ता या झेलम नदी के तट पर हुआ था। और इसमें किसकी हार हुई थी? तो सिकंदर की जीत हुई थी और पोरस की हार हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? तो ये 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट है यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय किस मौर्य शासक को जाता है? तो ये जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। यूनानियों को बाहर निकालने का श्रेय जाता है इन्हें। नेक्स्ट है हमारा चाणक्य या विष्णुगुप्त का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? तो ये था तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। किस विश्वविद्यालय से था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। और तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये है पाकिस्तान में। कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है भारत में शिलालेख का प्रचलन किस मौर्य शासक ने शुरू किया था? तो ये अशोक ने किया था। तो अशोक ने अपने जितने भी नियम होते थे वे शिला पे गुदवा करके और जनता के बीच में रख देते थे, जिससे जनता उस नियम को पढ़ करके अपने राज्य में अनुशासन पूर्वक रह सके। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी अशोक मौर्य ने ही करवाए थे। नेक्स्ट है वितस्ता नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना किसने करवाया था? तो ये भी अशोक मौर्य ने करवाया था। नेक्स्ट है हमारा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजे थे? तो ये श्रीलंका भेजे थे। कहाँ भेजे थे? श्रीलंका। अशोक के कुल शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो ये हैं 14। कितने हैं? तो 14 शिलालेख हैं इनके। नेक्स्ट है शिलालेखों का जनक किन्हें कहा जाता है? तो अशोक मौर्य को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने कहा कि शिलालेख पे अपने राजसी जो नियम होते थे वो अशोक मौर्य शिलालेख पे गुदवा करके और जनता के बीच में रख देते थे। नेक्स्ट है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे बृहद्रथ। कौन थे? बृहद्रथ थे।
नेक्स्ट है शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस वंश का अंतिम शासक जो था सो देवभूति था। नेक्स्ट है सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। और सातवाहनों ने ही सर्वप्रथम शीशे के सिक्के का प्रचलन शुरू किया था। सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो ये थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। और इनकी माता गौतमी बलश्री की नासिक प्रशस्त्री एवं पुलमावी के नासिक का गुफा लेख से इसकी सैनिक सफलताओं की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है हमारा शक संवत का प्रारंभ किसने किया था? तो शक संवत का प्रारंभ किया था कनिष्क ने। और वो कब किए थे? तो 78 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट कनिष्क के शासनकाल में कौन सी शैली का विकास हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास हुआ था। नेक्स्ट है प्राचीन काल में खारवेल कलिंग एक महान शासक था। खारवेल कलिंग एक महान शासक था। इसके संबंध में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था? तो ये हाथी गुफा अभिलेख जो इनके जानकारी का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे कुमारगुप्त ने। और ये नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये वर्तमान बिहार में है। नेक्स्ट है गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। नेक्स्ट है किस अभिलेख से सती प्रथा का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है भानुगुप्त का एरन अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट है चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार कर लीजिए। नेक्स्ट है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। और महाराष्ट्र के एलोरा में सुप्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो वो राजपूत शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है हमारा पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। और चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसकी राजधानी कहाँ थी? तो चोल वंश का संस्थापक जो था सो विद्यालय था, लेकिन इसकी राजधानी थी तंजौर। नेक्स्ट है गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज प्रथम। और गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे चंद्रदेव। नेक्स्ट है हमारा चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज चौहान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? तो महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए थे भारत पे। और शून्यवाद का प्रतिपादक कौन थे? तो नागार्जुन थे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स ये टॉप 100 क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो फ्रेंड्स धन्यवाद आप हमारे चैनल पे अंत तक बने रहने के लिए। फ्रेंड्स अगर आप इस तरह के और भी नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मुझसे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। फ्रेंड्स इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है हमारे, और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि मैं इस तरह के वीडियो जब भी बनाऊं तो आप तक अपडेट पहुंच जाए। धन्यवाद फ्रेंड्स।